कल हो गया था विरामावस्था का जड़त्व, गति का जड़त्व, आज लिखें दिशा का जड़त्व। लिखें वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति की दिशा का विरोध करती है, वस्तु अपनी गति की दिशा का विरोध करती है। दिशा का जड़त्व कहलाता है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। अब एग्जांपल देखिएगा, इसमें आपको सबसे पहले तो याद रखना है जो मैंने आपको बताया था कि यदि कार अचानक से मुड़ती तो उसमें बैठे हुए यात्री को बाहर की ओर बल का अनुभव होगा। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा इसका कि जब गाड़ी का पहिया घूमता है किसी कीचड़ के पास पहुंचता है तो अपने स्पर्श जाके अनुदिष्ट कीचड़ को कहां फेंक देता है, बाहर फेंक देता है। मतलब मैंने कल आपको जो बताया था, ये मान लीजिए पहिया है, ठीक है। अब सड़क पे चल रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कीचड़, ठीक है। तो यहां से होते कीचड़ क्या करेगा, बाहर फेंकेगा ऐसे ही, ठीक है। ये भी दिशा का ही जड़। क्लियर है? दोनों को एग्जांपल लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा, कार के अचानक मुड़ने पर यात्री को, कार के अचानक मुड़ने पर यात्री को बाहर की ओर एक बल का अनुभव होता है, बाहर की ओर एक बल का अनुभव होता है। यह दिशा का जड़त्व है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। यह दिशा का जड़त्व है। नंबर एक। दूसरा लिखिएगा, कार का पहिया जब कीचड़ से होकर गुजरता है तो वह अपनी स्पर्श ज्या के अनुदिश, तो वह अपनी स्पर्श ज्या के अनुदिश कीचड़ को बाहर की ओर, स्पर्श ज्या के अनुदिश कीचड़ को बाहर की ओर फेंक देता है। अगला एग्जांपल देखिएगा, पत्थर ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक लिखा है। ये मिट क्यों नहीं रहा है? चलिए देखिएगा, एक व्यक्ति है बीच में, ठीक है ना। इसने रस्सी से एक पत्थर को बांध के रखा है और अपनी चारों ओर घुमा रहा है, ठीक। अब कोई एक दूसरा व्यक्ति आया जो इसका दोस्त होगा, उसके दिमाग में खुराफात सूझी, उसने क्या किया, इस रस्सी को काट दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। ये पत्थर जहां पे होगा, मान लीजिए मैं मानता हूँ पत्थर यहाँ पे था, कंडीशन ये थी इसकी, ठीक है। तो अब ये अपने गति की दिशा में ना घूम के क्या होगा, इसका विरोध करके कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है। ये जो स्ट्रेट चला गया यही क्या कहलाता है, दिशा का जड़त्व। घूमना उसे इसके साथ में चाहिए लेकिन क्या हो गया, ये बाहर निकल गया, ठीक है। ये भी दिशा का जड़त्व। ये एग्जाम्पल भी लिखिएगा, लिखें,
किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाए जाने पर किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाए जाने पर यदि रस्सी को काट दिया जाए तो वह अपनी गति की दिशा से बाहर निकल जाता है। तो वह अपनी गति की दिशा से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल हो गए आपके दिशा के जड़त्व के। पेड़ वाला मैंने आपको वहां, वह अपनी गति की दिशा से बाहर निकल जाता है। अब जो मैंने पेड़ का एग्जाम्पल दिया था वो कौन से जड़त्व का होगा एग्जाम्पल? पेड़ को हिलाने पे जो फल नीचे गिर जाते हैं, विरामावस्था, क्योंकि फल क्या है, विरामावस्था में है। हमने पेड़ पे मोशन किया, गति दिया उसको, तो फल क्या हो गए, नीचे गिर गए। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिएगा इसको बना रहे हैं क्या? चलिए अब आगे बात करते हैं। जड़त्व हो गया, जड़त्व के बाद अब आते हैं बल की एग्जाम्पल। ये फिर बल क्या है उसको समझिएगा। देखिए पहले नियम से ही बल की परिभाषा भी निकलती। बल क्या है, फोर्स किसे कहा जाता है? वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर दे। जैसे मान लीजिए ये डेस्क रखी है यहाँ पे, आपने इस पे बल लगाया, बाहरी कारक है ना बल, आपने धक्का दिया, इसमें क्या हो गया, गति उत्पन्न हो गई। ठीक है ना, इसे ही क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। लिखिएगा बल की परिभाषा। बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है, बाह्य कारक, बाहरी कारक, फोर्स, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में त्वरण या एक्सेलरेशन उत्पन्न कर देता है। वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर देता है। ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम ए, जहां पे एम क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया वस्तु का, और ए हो गया त्वरण। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए लिख लीजिएगा फॉर्मूला। द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है बताइएगा मुझे? मात्रक, किलोग्राम। त्वरण का क्या होता है? बहुत बढ़िया, इसको साथ में लिखिए, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगी फोर्स की यूनिट। ठीक है, इसे और क्या कह सकते हैं अपन? बहुत बढ़िया, इसे कहेंगे न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन बल की क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। एक्सेलरेशन बता रहा हूं, कल क्लास लिया था आपने? कल नहीं ली थी, ठीक। लिख लिए इतना। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण। जब कोई वस्तु गति अवस्था में होती, वेग होता है उसमें, ठीक ना, वेलोसिटी होती, उसमें जो चेंजेस होते हैं वही क्या कहलाता है, वही प्रॉपर्टी कहलाती है त्वरण की, एक्सेलरेशन की। जितना ज्यादा वेग होगा, जितना ज्यादा कम होगा, वही एक्सेलरेशन होता है। उसकी पूरी माप, मेजरमेंट, कितना बढ़ रहा है फिर कितना कम होगा। ठीक है ना, टोटल ओवरऑल क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक है ना। और जो बल है, बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद गति के दूसरे नियम की बात करते हैं। गति का दूसरा नियम क्या है? संवेग। हाँ, इसका, बल का डाइन हो जाएगा, डाइन हो जाएगा इसका। अगर सीरियस में लिखेंगे तो इसे आप डाइन कह देंगे। ठीक है, क्या? हाँ बिल्कुल होता है ना। एक न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर, एक न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा साइड में, तो आपके पास एक डाटा रहेगा। हाँ, इसको भी लिख लीजिएगा, बल एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है,
चलिए अब द्वितीय नियम की बात करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है उसको देखिएगा। उससे पहले अपन संवेग को समझते हैं, लिख लिए इसको। संवेग को मोमेंटम कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं इसको। और संवेग है क्या इसको समझिएगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, ये हो गया द्रव्यमान गुणे वेग। तो एक तो सिंपल सी परिभाषा हो गई कि द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है, ठीक है। अब संवेग से पता क्या चलता है इसको समझिएगा। चलिए देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, संवेग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक साइकिल से व्यक्ति आ रहा है, ध्यान से देखिएगा क्लियर हो जाएगा अभी। यहाँ पे साइकिल की स्पीड कितनी, देखिए इसका जो द्रव्यमान होगा कम होगा, साइकिल ज्यादा वजनी तो होती नहीं है। अगर इसकी स्पीड कितनी हो 10 मीटर पर आवर कर लो, या आप 10 किलोमीटर कर लीजिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, ज्यादा स्पीड नहीं होती है नॉर्मल। अब ये साइकिल वाला व्यक्ति आके इसको ठोक दे, टक्कर हो जाए इस व्यक्ति से, तो क्या होगा, नॉर्मल बताइए क्या होगा, हल्की फुल्की चोट आएगी ना, ठीक है, ज्यादा चोट नहीं आएगी, हल्की फुल्की चोट। लेकिन अगर यहीं पे मैं बाइक ले लूं, बाइक साइकिल की अपेक्षा वजनी होती है और इसकी स्पीड भी मैंने कितनी रख दी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस बाइक वाले ने आके इसको ठोक दिया, तो क्या होगा, है ना, ज्यादा ज्यादा फ्रैक्चर होगा, गिर जाएगा, हाथ टूट सकता है, पैर टूट जाएगा, मरेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बाइक की जगह मैंने क्या साथ में ले लिया, कार ले लिया, ठीक है, कार की स्पीड भी कितनी है, सेम 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कार वाले ने आके इसको ठोक दिया, बिल्कुल, या तो आईसीयू में चला जाएगा या तो मर सकता है, ठीक है, क्योंकि कार के नीचे आ जाएगा तो मर जाएगा। तो अब इसमें आप देखिएगा ध्यान से, सभी में स्पीड कांस्टेंट है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेट मास जो है ये बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। साइकिल हल्की थी, उसके कंपैरिजन में बाइक ज्यादा वजनी थी, उसके कंपैरिजन में कार और भी ज्यादा वजनी थी। मतलब कहने का कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, तो उसका संवेग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। देख लीजिए कंडीशन आपके सामने, है ना, मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान, चोट लगने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई किसकी, ये प्रूफ हो गया द्रव्यमान। अब चलते हैं वेग की तरफ। किसी व्यक्ति को आप पत्थर फेंक के मारो, पत्थर इतना बड़ा है, ठीक है ना, आपने उसको फेंक के मारा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, सर में लगेगा, खूना खच्चर होगा, खून निकल आएगा बस ना, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर उसकी जगह आपको कोई बंदूक दे दे, और बंदूक से आपने उसे शूट कर दिया, गोली है इतनी छोटी, लेकिन क्या होगा, जैसे ही लगेगी वैसे ही सर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि पत्थर है इतना बड़ा, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, बहुत कम है ना। और गोली की स्पीड क्या है, वेग बहुत ज्यादा, वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि उसने व्यक्ति के सर को फोड़ दिया, ठीक है। तो यही कहलाता है वेग, कि अगर वेग भी बढ़ा दिया जाए तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दूसरा नियम कहता क्या है, दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु का संवेग जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, वेग जितना ज्यादा होगा, उसको रोकने के लिए उतने ही ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि अगर एक साइकिल को रोकना, साइकिल की स्पीड मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, उसी स्पीड में ट्रक चल रहा है। तो अब आप इमेजिन करो कि साइकिल को रोकने के लिए हल्के गुटके वाले ब्रेक आते हैं, है ना, उससे आप उसको रोक सकते हो। वही गुटके वाले ब्रेक आप ट्रक में लगा दीजिए, रुकेगी क्या ट्रक, नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। क्या होगा, गुटका तो टूटेगा, बाद में आपको भी तोड़ देगा जब एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसे रोकने के लिए क्या चाहिए, हैवी ब्रेक चाहिए होता है। इससे क्या होता है, कौन से ब्रेक होते हैं आजकल, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं, ठीक है ना, जो हैवी पावर के होते हैं और उस ट्रक को रोक सकते हैं। क्यों, ट्रक का वेग भी ज्यादा, ट्रक का द्रव्यमान भी ज्यादा, मास भी ज्यादा, ठीक है ना। तो द्वितीय नियम बताता है कि कोई संवेग, ज्यादा संवेग वाली वस्तु है, उसको कितना बल लगाना होगा जिससे उसे रोका जा सके, पहली कंडीशन तो ये। और भी बहुत सारे इससे क्या होते हैं, फॉर्मूले सिद्ध होते हैं, ठीक है ना। परिभाषा लिखिएगा, फिर बताता हूँ। सबसे पहले संवेग की लिखिएगा, लिखिएगा, संवेग किसी वस्तु की, संवेग किसी वस्तु की गति की मात्रा की माप होता है। संवेग किसी वस्तु की गति की मात्रा की माप होता है,
अर्थात अर्थात वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, अब संवेग जो है सदिश राशि होगी, ठीक है ना, लिख लीजिएगा, यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि जिसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, जिसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब चलते हैं एक आध इसके कुछ डाटा को और देखते हैं। जैसे मान लीजिए दो गाड़ियां चल रही हैं या फिर दो वस्तुएं गतिमान अवस्था में, दोनों का वेग समान, इक्वल वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो किसका संवेग ज्यादा होगा? अगर दो वस्तुओं के वेग को समान कर दिया जाए, ठीक है, तो किस वस्तु का संवेग अधिक होगा? जिसका भार ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, लिख लीजिएगा। यदि दो वस्तुएं, समझ में आया कैसे? नहीं आया? दो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, अगर उनका वेग वेलोसिटी इक्वल बराबर है, ठीक है ना, तो आप देखना कि उनमें वेट किसका ज्यादा है, द्रव्यमान किसका। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ट्रक चल रहा है और क्या चल रहा है, कार चल रही है, ठीक है ना, दोनों समान वेग से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। आप पूछे किसका संवेग ज्यादा होगा, तो किसका हो जाएगा? ट्रक का, क्यों? क्योंकि वजनी ज्यादा है, ये देखिए, द्रव्यमान। ठीक है, लिख लीजिएगा। यदि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान अवस्था में है, समान वेग से गतिमान अवस्था में है, तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। अब मान लीजिए द्रव्यमान इक्वल है ना, दोनों का द्रव्यमान बराबर, दो बाइक है सेम कंपनी की, सेम सेम नाम की, मान लीजिए स्प्लेंडर ही है, दोनों चल रही है, ठीक है ना, समान द्रव्यमान, उस कंडीशन में संवेग किसका ज्यादा होगा? बहुत बढ़िया, जिसका वेग अधिक होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। यदि समान द्रव्यमान की वस्तुएं गतिमान है, यदि समान द्रव्यमान वाली वस्तुएं गतिमान है, तो अधिक वेग वाली वस्तु का संवेग ज्यादा होगा। अधिक वेग वाली वस्तु का संवेग ज्यादा होगा या अधिक होगा। अब लिखिएगा गति का दूसरा नियम। लिखिएगा इस नियम के अनुसार, नहीं सेकंड लॉ है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। के समानुपाती होता है, मतलब जितना मोमेंटम उतना ही ज्यादा फोर्स, या जितना फोर्स उतना मोमेंटम। जैसे मैंने कहा कि जितनी स्पीड से ट्रक चल रहा है या कोई गाड़ी चल रही है, उसको रोकने के लिए उतने ही एवज का ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके गाड़ी रुकेगी, अदरवाइज नहीं रुकेगी, ठीक है ना। यही है द्वितीय नियम। अब जैसे आपने देखा होगा आवेग, आवेग सुना है आप लोगों ने, इम्पल्स जिसे कहा जाता है,
क्या होता है उसमें कुछ बल जो होता है ज्यादा समय अंतराल के लिए लगाना पड़ता है ताकि बल का मान कम हो जाए, उसे ही आवेग कहते हैं। यही दूसरे नियम से ही सिद्ध होता है, इसको अभी आगे बताता हूँ, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा, F इज इक्वल टू संवेग में परिवर्तन। हाँ हाँ सॉरी, प्रोपोर्शनल कर दीजिएगा इसे, F इज प्रोपोर्शनल टू। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, F इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम अपॉन टी, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला है, संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है ना। तो ये भी आप लिख सकते हो, F इज प्रोपोर्शनल टू P अपॉन टी। अब आइए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको देखिएगा। क्या बोला मैंने कि F बढ़ेगा तो P भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर T की वैल्यू आप बढ़ा दो तो F क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब यदि किसी वस्तु में आप समय अंतराल थोड़ा बढ़ा दिए तो उसके बल का मान कम हो जाएगा। अब इससे क्या निकल के आता है, तो इसी से निकल के आएगा आवेग, हेडिंग डालिएगा आवेग, जिसे इंपल्स कहा जाता है। लिखें, जब किसी वस्तु पर कोई बल कुछ समय अंतराल के लिए लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर कोई बल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एफ, कुछ समय अंतराल के लिए लगाया जाता है, तो बल व समय अंतराल का गुणनफल आवेग कहलाता है। तो बल व समय अंतराल का गुणनफल, व समय अंतराल का गुणनफल आवेग कहलाता है। अब इसका यूज क्या है, फायदा क्या है, एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए। चलिए, क्रिकेट आप सभी लोगों ने खेला होगा, ना खेले होंगे तो देखे होंगे टीवी में, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब खिलाड़ी बॉल को पकड़ता है, कैच करता है, ठीक है, तो कभी भी ऐसे सीधे प्रसाद जैसे नहीं पकड़ता, ठीक है ना, कि बॉल आई उसके हाथ में चली गई। जब बॉल उसके हाथ में आने वाली होती तो हल्का सा पीछे कर लेता है। तो ये क्या है, जो हल्का पीछे कर रहा है, ये समय अंतराल लगा रहा है, क्योंकि बॉल के द्वारा बल लगाया जाएगा उस बल के मान को कम करने के लिए। समय अंतराल बढ़ाएगा, ये समय अंतराल बढ़ाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बल का मान कम हो जाएगा तो हाथ में चोट लगने की संभावना भी कम हो जाएगी। बॉल हाथ में जैसे ही आने वाली, आप हल्का सा हाथ पीछे कर दो, बॉल का कैच आसानी से हो जाएगा और आपके हाथ में चोट नहीं लगेगी। लेकिन यदि आपने हाथ पीछे नहीं किया, सीधे बॉल आएगी तो हाथ में चोट लगने की संभावना होती, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आवेग का, ठीक है ना, जिसमें हमने क्या किया है कि किसी वस्तु पर जो बल है कुछ समय अंतराल के लिए लगा, मतलब समय अंतराल को हमने बढ़ा दिया। कैच जैसे ही आने वाला था, बॉल हमारे हाथ में बल लगाने वाली थी, हमने थोड़ा समय दे दिया उसको, तो बल का मान कम हो गया। एक और एग्जाम्पल से इसको समझिएगा। देखें यहाँ पे, सब लोगों ने गाड़ी में बैठे ही तो हैं, ठीक है ना। ये हो गया, यहाँ पे पहिया लगा हुआ, ठीक है, यह है स्प्रिंग। इमेजिन कीजिए कि आप ट्रैक्टर में जा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे खड्डे हैं रास्ते में, ट्रैक्टर में एक एक खड्डे आपको समझ में आएंगे, जर्क लगेगा। साइकिल चलाइए आप बिना शॉकअप के, क्या होगा, जर्क लगेगा। जब शॉकअप वाली गाड़ी में बैठते हैं आप, कार वगैरह में बैठते हैं, तो उसी सड़क से आप निकलिए, आपको ज्यादा जर्क नहीं लगेगा, नॉर्मल फीलिंग आएगी। क्यों, क्योंकि पहिए से जो यहाँ पे बल लगाया जा रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाऊं तो समझ में आए। ये देखिए, ये हो गया आपका पहिया गाड़ी का। अब किसी ऊबड़ खाबड़ सड़क से चलो तो क्या हुआ, पहिए के द्वारा बल लगाया गया, ऊपर बल लगेगा ना। अब जब बल लग रहा है तो देखिएगा ये बल यहाँ पे आएगा ऊपर, ठीक है, फिर ये इसके ऊपर जाएगा। लेकिन जब ये ऊपर प्रोड्यूस होता है, ऊपर अपने आप बल लगाता है, तो इनमें क्या होता है, हल्का हल्का समय लगता चला जाता है, समय अंतराल बढ़ता जाता है। देखिए, ये यहाँ तक पहुंचेगा तो यहाँ पे भी जो समय बढ़ गया, ये यहाँ पे ऊपर है तो इसमें समय बढ़ गया। ऐसे ही हर जगह क्या होता है, समय बढ़ता चला जाता है। और जब समय बढ़ता चला जाता है तो जो बल लगने वाला था उसका मान हो जाता है कम, तो व्यक्ति को जर्क लगने की संभावना कम से कम 50% कम हो जाती है। इसलिए यदि आप कार में बैठे हैं या बाइक में बैठे हैं तो जर्क आपको कम लगेगा। वहीं आप साइकिल में जाइए, ट्रैक्टर में जाएंगे तो छोटे छोटे पत्थर का एहसास होगा कि हाँ यहाँ पे पत्थर था।
और बहुत लोगों की तो, हाँ, ट्रेन में, हाँ ट्रेन में लगे रहते हैं, इसीलिए ट्रेन में आपको ज्यादा समझ में नहीं आता क्या। तो वहां पे जर्क आपको लगता है क्या, वहां पे जर्क लगता है क्या आपको ट्रेन में। चौकअप इसलिए लगे होते हैं क्योंकि जब ट्रेन चलती है, चलने और रुकने में वहां पे जड़प तो लगता है, तो क्या होता है, आपको आगे पीछे का एहसास होता है, लेकिन जब वो हल्के डिब्बे हिलते हैं ऐसे ऐसे, तो आपको ज्यादा चोट ना आए, उसके हिलने के कारण उसके भी फोर्स को कम कर दिया, इसलिए शॉकअप लगाया जाता है। बड़े हैवी होते हैं लेकिन शॉकअप, ठीक है ना। और अच्छा, इसके अलावा पटरी भी जो होती है हल्की फुल्की क्या होती है, अनबैलेंस होती है, कहीं 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 हल्की ज्यादा दबी होती है। ट्रेन में सफर कीजिएगा, हल्का सा तिरछी भी कई बार आपको समझेंगे ट्रेन तिरछी चल रही, पटरियों के कारण होता है। सस्पेंशन अच्छी रहे, आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए क्या लगाया जाता है, शॉकअप लगाए जाते हैं, ठीक है। शॉकअप नहीं होगा तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, यहाँ तक कि लोग कमर के मरीज बन जाते हैं। कमर में क्या होता है, सीधे जर्क लगेगा, तो जो आपकी बोन होती है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपके शॉकअप का। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा आवेग का। यदि आप रनिंग करते हैं, ठीक है, और डामर की सड़क है या फिर पक्की सड़क है, उसमें आप 6 महीने लगातार दौड़ लीजिए, आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जर्क लगता है डायरेक्ट। लेकिन अगर आप वहीं पे रेत का या मिट्टी का मैदान यूज करते हैं, जिसकी मतलब सलाह दी जाती है कि आप मिट्टी के मैदान में रनिंग कीजिए, क्यों, ताकि मिट्टी में क्या होता है, जर्क होता है, जर्क के पोषण को काफी कम कर देता है, जर्क का जो प्रभाव होता है काफी हद तक कम हो जाता है, शॉकअप की तरह ही काम करता है। हल्का मिट्टी दबती है, फोर्स कम लगता है, समय अंतराल बढ़ जाता है, तो उससे भी चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। अब आप इससे ही अनुमान लगाए कि यदि आप किसी पक्के मैदान में खेल रहे हो, सीमेंटेड मैदान में, यदि आप गिरेंगे तो चोट ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप मिट्टी के मैदान में गिरते हैं तो ज्यादा चोट नहीं लगती, लगेगी लेकिन हल्की। कारण यही होता है आवेग। तीनों एग्जाम्पल समझ में आए, तीनों को लिख लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल लिखिएगा, क्रिकेट के खिलाड़ी के द्वारा, क्रिकेट के खिलाड़ी के द्वारा कैच पकड़ने पर, हाथ, हाँ, कैच पकड़ने पर हाथों को पीछे किया जाता है, ताकि समय अंतराल बढ़ जाए, ताकि समय अंतराल बढ़ जाए और गेंद या बॉल द्वारा आरोपित बल का मान कम हो जाए। समय अंतराल बढ़ जाए और गेंद द्वारा आरोपित बल का मान कम हो जाए, जिससे चोट लगने की संभावना कम होती, जिससे चोट लगने की संभावना कम होती। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाले शॉकअप, गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाले शॉकअप के स्प्रिंग इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, सड़क के मैदानों में दौड़ने की अपेक्षा, सड़क के मैदानों में दौड़ने की अपेक्षा मिट्टी के मैदानों में दौड़ने पर चोट लगने की संभावना कम होती। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं उसके बाद। अब आपने देखा होगा कि जो ऐसे सामान होते हैं जिनके टूटने की संभावना ज्यादा होती, उनको बकायदा थर्माकोल के पैकेट में पैक किया जाता है, देखा है आप लोगों ने। फ्रिज लेने चले जाइए, एसी लेने चले, उसको पहले थर्माकोल के पैकेजिंग में पैक किया जाता है। या आप क्रॉकरी का सामान कोई लेकर आइए, तो या तो थर्माकोल में पैक होगा, या तो फिर एक पन्नी आती है इसमें बुलबुले बने होते हैं, उसमें हवा भरी होती है, वो भी इसी सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है ना। कि जब उस सामान में जर्क लगेगा, धक्का लगेगा, तो क्या करेगा, वो जो थर्माकोल होता है उस बल के मान को कम कर देता है और चीजें टूटने से बच जाती है, ठीक है ना। इसको भी लिख लीजिए।
देखिएगा, कांच आदि के वस्तुओं को, कांच आदि की वस्तुओं को थर्माकोल आदि में पैक किया जाता है, थर्माकोल आदि में पैक किया जाता है। चलिए अगला टॉपिक है अपना कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है ना, कार्य क्या होता है, वर्क क्या है, इसको जानेंगे। ठीक है, चलिए बताइए कार्य क्या है, पहले आप लोग बताइए फिर तो मैं बताऊंगा। कार्य क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए देखिएगा, कार्य सबसे पहले देखते हैं। ये हो गया इसका सिंपल सा फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू एफ, सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब इसको परिभाषा में देखते हैं। कार्य क्या है कि जब किसी वस्तु पर क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, तो उसमें एस क्या है, यहाँ पे विस्थापन। किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है और उसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, तो वह स्थिति कहलाती है कार्य। ठीक है ना। अब जरूरी है कि उसमें विस्थापन उत्पन्न हो ही, जरूरी है कि नहीं, जरूरी है ना। अगर आपको देखना है कि वर्क हो रहा है कि नहीं, तो विस्थापन जरूरी होता है। ठीक है ना, मतलब कहने का एफ हो गया बल, आपने लगाया बल, उसमें हो गया विस्थापन, एफ इंटू एस इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क। ठीक है ना। अब देखिएगा, इसके यदि पूरे फॉर्मूले की बात की जाए तो क्या होता है, एफ इंटू एस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है, आइए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ये है वस्तु जिस पर फोर्स अप्लाई किया गया है और इस पे विस्थापन हो गया, ये है एस, ये है एफ। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसे कहा जाता है कॉस थीटा। दरअसल ये एंगल बताता है कि आपने जो कार्य किया है वो कैसा कार्य है, क्योंकि कार्य भी तीन टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। कितने टाइप्स हो गए इसके, पहला हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया निगेटिव और तीसरा हो गया शून्य। तो ये जो एंगल बना हुआ है ये बताएगा कि आपका कार्य कैसा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इंटू एस कॉस थीटा, ये है वर्क। लिखिएगा परिभाषा इसकी। जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित किया जाता है, तो उस वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। अर्थात बल एवं विस्थापन के गुणनफल को, बल एवं विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब ये फॉर्मूला लिखिएगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। और यदि बात की जाए इसके मात्रक की, तो कार्य का मात्रक होगा जूल। बहुत बढ़िया। ये जो है एसआई मात्रक है कि सीजीएस मात्रक है, जूल, सीजीएस है, एसआई मात्रक। ठीक है, चलिए ये, अब बताइए सीजीएस मात्रक क्या है। अर्ग किसने बोला है, अर्ग किसने बोला है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, क्या होता है। ठीक है, अब बात करें इसके टाइप या प्रकृति की, तो ये कैसी राशि है,
यह एक अदिश राशि है, ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। नहीं होगा, इनको याद कर लेना है आपको, सीधे सीधे खत्म। चलिए बता दूंगा, ठीक। अभी पहले लिख लीजिए, फिर एक दिन बता देंगे, ठीक है। सूत्र जो होते हैं वो एमएलटी वाली बात कर रहे हैं क्या आप? बीमाएं जो कह रहे हैं उनकी बात, ठीक है, बता दूंगा। हाँ, बताइए। और कोई तरीका हो तो बताइए, उस हिसाब से बता दूंगा। अभी फिलहाल पढ़िए, कुछ होगा तो मैं बता दूंगा अगर लगेगा ऐसा तो, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, इतना लिख लिए। अब आइए देखते हैं कार्य के प्रकार। ये वाला डायग्राम बना लिया है आप लोगों ने, इसको बना लीजिएगा। आइए इसके टाइप्स देखते हैं। देखिए तीन तरह के कार्य होते हैं, एक है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, और तीसरा है शून्य कार्य, ठीक है। अब यदि धनात्मक की बात की जाए तो इसको दो टाइप से समझिएगा। एक तो एंगल के अकॉर्डिंग समझेंगे, एंगल क्या बनेगा। दूसरा इसकी व्यवहारिक परिभाषा, जैसे यदि कहा जाए कि धनात्मक कार्य किसे कहें, तो याद रखिएगा जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद उस वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है वस्तु, ठीक है। इस वस्तु में आपने लगाया बल F, ठीक है, किस डायरेक्शन में, आगे लगाया आपने, ठीक है। अब इसका विस्थापन कहाँ हो रहा है, उसी दिशा में हो रहा है। तो ये कार्य कैसा कार्य कहलाएगा, धनात्मक कार्य। अब सवाल उठता है कि इनके बीच कोण, एंगल कौन सा बनेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या बनेगा यहाँ पे, ये न्यून कोण बनेगा, 90 डिग्री से कम, ठीक है। एक्यूट एंगल कहलाता है शायद, न्यून कोण, ठीक है ना। तो ये बनेगा न्यून कोण कब, जब धनात्मक कार्य होगा, ठीक है। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा धनात्मक कार्य। जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर, जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें होने वाला विस्थापन, उसमें होने वाला विस्थापन बल की दिशा में होता है, होने वाला विस्थापन बल की दिशा में होता है, एवं बल व विस्थापन के मध्य बनने वाला कोण, बल व विस्थापन के मध्य बनने वाला कोण न्यून कोण हो, तो यह धनात्मक कार्य कहलाएगा, तो यह धनात्मक कार्य कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा इससे। मान लीजिए ये कुआं है, ठीक है। इस कुएं से एक व्यक्ति पानी निकाल रहा है, ठीक। ये ऊपर की ओर खींचा, अब जब ये पानी निकालेगा बाल्टी में भर के, तो बाल्टी को ऊपर की ओर खींचेगा, मतलब कोई ना कोई बल लगाएगा, ठीक है। मतलब बल कहाँ आरोपित हो रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है।
अब बाल्टी का विस्थापन बताइए कहाँ होगा, ऊपर ही होगा ना, ये कंडीशन। तो ध्यान से देखिएगा, बल की दिशा में ही क्या है, विस्थापन है। तो व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति के सापेक्ष किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक कार्य होगा। क्लियर है, उसी डायरेक्शन में है दोनों। अब चलिए आगे चलते हैं। ऋणात्मक कार्य किसे कहा जाता है, कि जो लगाया गया बल हो, विस्थापन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, विपरीत दिशा में, उसे कहा जाता है निगेटिव वर्क या ऋणात्मक कार्य। इसी एग्जांपल में समझाता हूं, इसी डायग्राम में देखिएगा। अब यहां पे तो ये बल लगा ऊपर की ओर, किसने लगाया, व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है। लेकिन एक बाल्टी का नीचे भी बल लगेगा बाल्टी पर, जिसे कहा जाता है गुरुत्व बल। ग्रेविटी लगेगी, क्लियर है ना। गुरुत्व बल कहां लगेगा, बाल्टी को नीचे की ओर खींचेगा। तो गुरुत्व बल के सापेक्ष अब बताइए, ये बल तो नीचे जा रहा है ना, और इसके सापेक्ष ये कार्य कैसा हो रहा है, विस्थापन अपोजिट डायरेक्शन में, बल लग रहा है नीचे, विस्थापन है ऊपर, तो ये कैसा कार्य कहलाएगा, निगेटिव। किसके सापेक्ष, इस बल के सापेक्ष, गुरुत्व बल के सापेक्ष। ठीक है, व्यक्ति के सापेक्ष तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव चला गया यहाँ पे, लेकिन इसके सापेक्ष क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। चाहे तो ये डायग्राम बना लें, बाकी क्लास कल अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।